नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज पुनः हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में हम लोग देखेंगे विषय हिंदी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयारी चल रही है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सेट 14 से हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। इसके पहले जो है सेट 13 तक जो है हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको डिस्कशन आपको करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। सेट 14 में जो भी प्रश्न यहाँ लिया गया है एनसीईआरटी और एससीईआरटी वेस्ट क्वेश्चन है, जो कि इसमें जो आपको मिलेगा संपूर्ण हिंदी साहित्य मिलेगा और हिंदी व्याकरण से प्रश्न लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है जो भी प्रश्न होंगे उसका डिस्कशन जो है हम प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आपको कराने वाले हैं। जो क्वेश्चन दिया होगा उसके ऑप्शन को हम प्रीवियस से जोड़ते हुए आपको डिस्कशन यहाँ पर कराने वाले हैं। इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे और बताइएगा अंत में कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो चलिए हम वो देख लेते हैं। सेट 14 से प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। देखिएगा, अपने विषय हिंदी विषय से 80 प्रश्न पूछा जाता है और 80 प्रश्नों के लिए 80 अंक दिया रहता है। तो चलिए हम लोग भाग 1 हिंदी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। ध्यान दीजिएगा, आपको तत्सम में हम बताए हुए थे कि जो संस्कृत का जो शब्द होता है वो तत्सम शब्द हो जाता है। जो संस्कृत का जो शब्द दिया रहता है वही क्या होता है जी, तत्सम शब्द होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुक्कुर जो है संस्कृत का शब्द है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका तत्सम शब्द है। कुक्कुर का हिंदी क्या होता है, कुत्ता होता है। क्या होता है, कुत्ता। तो जो संस्कृत का जो रूप परिवर्तन हो गया, बदल गया, तो वो शब्द जो होता है आपका तद्भव के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन ध्यान देंगे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है शब्द भेद से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको हम पढ़ाए भी थे कि उत्पत्ति के आधार पर क्या बताए थे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ाए थे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद, 4 भेद होते हैं। पहला जो होता है आपका तत्सम होता है, दूसरा तद्भव होता है, तीसरा देशज होता है और चौथा जो होता है विदेशज होता है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि रचना के आधार पर, कहेगा रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा शब्द के 3 भेद होते हैं रचना और बनावट के आधार पर। जैसे पहला देख सकते हैं रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा जो होता है योगरूढ़ शब्द होता है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए हम वो देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम का मतलब समझ लीजिए। अर्ध तत्सम का मतलब क्या होता है, इससे हम लोग बोलेंगे कि संस्कृत का जो शब्द होता है उसका टूटा फूटा रूप जो होता है, संस्कृत का टूटा फूटा रूप जो होता है अर्ध तत्सम रूप होता है। जैसे समझिएगा, अग्नि के लिए जैसे अगिन लिखा गया है, अगिन के लिए हम लोग अगी का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे अर्ध तत्सम में, ठीक है ना। ऐसे तो हम लोग तत्सम में क्या करते हैं, अग्नि का प्रयोग करते हैं और तद्भव में आग का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब अर्ध तत्सम में करिएगा प्रयोग तो इसका अगिन करिएगा या अगी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आप समझ गए कि तत्सम का जो टूटा फूटा रूप रहता है उसी को हम लोग अर्ध तत्सम कहते हैं। आपको अर्ध तत्सम इसमें से चुनना है, तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका अर्ध तत्सम हो जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा, रात्रि जो है आपका जो है तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव अगर पूछा जाए क्या होगा, तो रात्रि का तद्भव क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, कहा जाए कि कान कौन सा शब्द है, तो कान जो है आपका तत्सम शब्द है। अगर कहा जाए इसका तद्भव क्या होगा, कान जो है आपका कैसा शब्द है, कान जो है आपका ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है जी, तद्भव शब्द है। लेकिन कान जो हो गया तद्भव शब्द हो गया और इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो तत्सम रूप जो होता है इसका कर्ण होता है। याद रखिएगा, आपको हम बताए भी थे कि जहाँ पर अड़ा मिलता है, जहाँ पर क्या मिलता है,
अण मिलता है तो वो शब्द जो होता है आपका तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। और जब अण का क्या हो जाता है? न हो जाता है तो वो शब्द जो होता है तद्भव हो जाता है। जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कर्ण में अण जो है अण आया हुआ है तो कर्ण जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। यहाँ पर कान में न आया है तो कान जो हो जाएगा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। यहाँ विदेशी कहने का मतलब समझ लीजिए क्या है। विदेशी का मतलब जो है विदेशज कह रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं आगत शब्द भी हम लोग बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा ग्लास जो है क्या है? विदेशी शब्द है, क्योंकि ये जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा से लिया गया है इसलिए विदेशी शब्द है। अब देखिएगा आश्चर्य। आश्चर्य जो है ये कैसा शब्द है आपका? तो तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। आप कहिएगा कि सर आप कैसे पहचान गए? तो यहाँ पर य दिया है तो जिसके लास्ट में य आता है या पहले य आता है वो जो होता है तत्सम शब्द होता है। और यहीं य जो है ज में बदल जाता है। जैसे अचरज, तो अचरज जो होगा आपका क्या हो जाएगा? आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो पूछा गया है शब्द भेद से पूछा गया है। कहे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा आपका तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशज शब्द हो जाएगा। चलिए हम वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर देख लीजिए। चौथा कह रहा है कि आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ रेखांकित आप पर किया गया है तो ध्यान दीजिएगा आप जो है 2 सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। एक जो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ सकता है और दूसरा जो होगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या ऑप्शन दिया है। पुरुषवाचक नहीं दिया है, निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे कहता है कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और सर्वनाम का प्रयोग जो होता है किसके बदले में किया जाता है? तो याद रखिएगा सर्वनाम का प्रयोग जो है संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 5 नंबर कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? तो ध्यान दीजिएगा रेखांकित जो है धीरे धीरे पर किया गया है। और आपको हम बताए हैं कि जब एक ही शब्द को 2 बार दोहराया जाता है तो वो जो होता है क्रिया विशेषण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण आपका सही हो जाएगा। जिन शब्दों से, डिफिनीशन याद रखिएगा, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण हम लोग बोलते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखने की विशेषता बताई जा रही है यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत हो जाएगा। अब याद रखिएगा कहे कि क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद? तो 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। संज्ञा के कितने भेद? तो याद रखिएगा 5 भेद होते हैं। अगर कहे कि सर्वनाम के कितने भेद? तो 6 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखा किस पर लगाया गया है? तो रेखांकित जो शब्द है आपका लेकिन है। रेखांकित शब्द क्या है? लेकिन है। और आप जानते हैं कि ऑप्शन के अनुसार जो है लेकिन जो है आपका जो है अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आपका हो जाएगा। अव्यय का अर्थ अगर पूछे कि अव्यय का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा जिसका व्यय नहीं हो पाए यानी कि जो किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सके,
चाहे पुरुष के अनुसार, चाहे काल के अनुसार, चाहे लिंग के अनुसार उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके, वहीं क्या होता है, अव्यय होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आप अव्यय में क्या याद रख सकते हैं, अव्यय में याद रखिएगा जैसे यहाँ और वहाँ, ये अव्यय के क्या है, उदाहरण है। यहाँ और वहाँ जो है अव्यय के उदाहरण है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अव्यय समझ गए। अव्यय वह शब्द होता है जो किसी लिंग के माध्यम से या कारक के माध्यम से या पुरुष के माध्यम से उसके रूप में परिवर्तन नहीं किया जाता है, वही अव्यय होता है। आई होप आप समझ गए हैं। लेकिन कहीं आपसे पूछता कि ये जो पूरा वाक्य दिया गया है वह किस वाक्य के अंतर्गत आएगा, तो याद रखिएगा वह जो आएगा संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये लेकिन से जुड़ा हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तुमको मुझे पढ़ाना है। तुमको मुझे पढ़ाना है कह रहा है कि अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो इसमें अशुद्ध जो है तुमको है, यहाँ पर तुमको के बदले यहाँ पर तुम्हें दे देता, तुम्हें देता तो क्या हो जाता, यहाँ पे सही हो जाता। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या आप पूरे वाक्य को अगर शुद्ध करना चाहते हैं, ये पूरा वाक्य दिया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मुझे तुमको पढ़ाना है। ये ऐसे भी वाक्य जो होगा, सटीक आपका वाक्य जो होगा यही सही होगा, मुझे तुमको पढ़ाना है। ये वाला सेंटेंस जो होगा आपका एकदम सटीक होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। कह रहा है कि मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। यहाँ पर रेखांकित जो है के बाद जो ये लाठी की तरह खींचा गया है उस पर ये है, यानी कि यहाँ पर है, इस पर है। ये कैसा चिन्ह है, किस प्रकार का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका जो है पूर्ण विराम है। क्या है जी, पूर्ण विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह हम लोग कैसे देते हैं, तो कोमा की तरह देते हैं ऐसे। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछने वाला जो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं। शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा को क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा उस रेखा को क्या कहते हैं, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा उसे हम लोग बोलते हैं अधोरेख। अधोरेख बोलते हैं। चलिए आपको हम ऑप्शन दिखा देते हैं। देखिएगा ऑप्शन इसमें 4 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अधोरेख चिन्ह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, तो आपको हम बताए हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो होती है 3 बोलियाँ आती है। कौन सी 3 बोलियाँ आती हैं, और तीनों के लिए हम आपको जो है एक अलग से स्पेशल ट्रिक बताए थे कि याद रखिएगा ABC। तो ए से क्या हो जाएगा, अवधी हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा, बघेली हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन नहीं आई, तो जयपुरी नहीं आई। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कौन शुद्ध लिखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा अध्ययन जो है शुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अध्ययन सब में लिखा गया है लेकिन शुद्ध ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, ये संधि से है। 12 नंबर कह रहा है क्वेश्चन 12, देखिए पूरा दिखना चाहिए आपको ना। चलिए 12 कह रहा है कि संधियाँ 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा संधि के जो होते हैं कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 3 में पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अनुस्वार संधि नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप
कहे कि स्वर संधि के कितने भेद, तो याद रखिएगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देख लीजिए। 13 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संधि से ही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय में जो है कौन सी संधि है, तो विद्यालय में जो है आपका स्वर संधि है। कौन सा संधि है, स्वर संधि है। स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है, उस पांचों में विद्यालय जो है आपका जो है दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा, दीर्घ स्वर संधि है। कैसे पहचानेंगे, तो जब बड़ी मात्रा दिया रहे, जैसे आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, तो ऐसा मात्रा दिया रहेगा तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। जैसे देख लीजिए विद्या में जो है आ की मात्रा दिया है ना, यहाँ पर देखिए तो आ की मात्रा दिया है, तो पहचान गए जब भी बड़ी मात्रा आएगी तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, देशभक्ति में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिएगा, देशभक्ति जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो जब भी कारक चिन्ह आता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा तत्पुरुष समास का अंतिम पद जो होता है प्रधान होता है। द्वंद्व समास का दोनों पद जो होता है प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। बहुव्रीहि समास का कोई भी पद जो होता है प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। तो ध्यान दीजिएगा, शेरनी में नी प्रत्यय है, मोरनी में भी है, कुटनी में भी है, लेकिन नौकरानी में नहीं है। नौकरानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, नौकर से बना है। नौकर, नौकर प्लस आनी से बना है। प्रत्यय जो होता है अंत में होता है, तो इसमें नौकरानी में आनी प्रत्यय है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, कहे कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है। याद रखिएगा प्रत्यय जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है कृदंत प्रत्यय, दूसरा तदित प्रत्यय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा कौन नहीं है, देखिए सभा समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा भी है, भीड़ भी है, लेकिन दौड़ जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ये क्रिया का धातु है। क्रिया का क्या है, ये धातु है। धातु से ही क्या बनाई जाती है जी, धातु से क्रिया बनाई जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो आप ही, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप जो है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आपको ऑप्शन हम दिखा देते हैं, देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम सही हो जाएगा। 17 का कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का प्रवाची नहीं है। तो देखिएगा अनाथ का प्रवाची जो होता है आपका, यहाँ पर यतीम भी होता है, बेसहारा भी होता है, निराश्रित भी होता है, लेकिन अनाड़ी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अनाथ के लिए हम लोग एक शब्द और भी दे सकते हैं, लवारिश भी कह सकते हैं। लवारिश, बेसहारा, यतीम, निराश्रित, ये सब अनाथ के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द, ये शब्द हो जाएंगे। कौन नहीं है पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर 3 अनाड़ी नहीं है। देखिएगा अगला क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। तो अमृत का विलोम विष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि डैश को कोई नहीं टाल सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। देखिएगा नियति होना चाहिए, नियति को कोई नहीं टाल सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 21 का 2 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं।
कहीं पर भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मुहावरा से। कह रहा है कि हथियार डाल देना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा। इसका मतलब होता है हार मान लेना, किसी के सामने हथियार डाल दिए मतलब हार मान लिए। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकोक्ति से है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका उपयुक्त अर्थ जो हो जाएगा बहुत कंजूसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए चारों ऑप्शन आपको हम दिखाते हैं। देखिएगा कह रहा है कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका सरल रूप जो होगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका सरल रूप होगा, 24 का 2 होगा। देखिएगा ये जो है कोई इसका सरल रूप नहीं है। और ये जो दिया है, ये 3 नंबर जो दिया है, तो ये कैसा वाक्य है जी, ये खुद जो है संयुक्त वाक्य दिया है। तीसरा नंबर भी संयुक्त वाक्य ही दिया है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा, ये वाक्य से प्रश्न पूछा गया था तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर कहे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा, कैसे याद रखना है, पहला देखिएगा सरल वाक्य, दूसरा जो होता है आपका संयुक्त वाक्य होता है, और तीसरा जो होता है आपका मिश्र वाक्य होता है। अगर आपसे कहता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देख लीजिए। 25 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपको शुद्ध वाक्य बताना है व्याकरण की दृष्टि से। तो ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, इसमें हो जाएगा इस समय 4 बजे हैं, ये जो है आपका शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर देख लीजिएगा। 26 कह रहा है एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ जो है ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कि झगड़े के लिए दोनों पक्ष क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अनुनासिक वर्ण का मतलब जो होता है पंचमा अक्षर, किसी भी वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है अनुनासिक होता है। जैसे आप कह सकते हैं अंग, कह सकते हैं य, अड़, न, म, ये जो है पंचमा अक्षर है। और पंचमा अक्षर ही क्या होता है कि अनुनासिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 27 का 3 हो जाएगा। सभी पंचमा अक्षर को क्या बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन समास से दिया है। कह रहा है कि यथासंभव में कौन सा समास है। तो ये क्वेश्चन जो है यही जो है लगभग जो है 3-4 सेट में ये पूछा गया है। यथासंभव में जो है कौन सा समास है, तो ये जो है अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें देखिएगा कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ये तीनों आप देख रहे हैं, तो ये तीनों जो है कौन सा सर्वनाम है जी, तीनों तो पहले क्या है, तीनों ये सर्वनाम है। अब देखिएगा जैसे सो जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, जो भी संबंधवाचक सर्वनाम, और कोई और कुछ जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 30 नंबर देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची शब्द वायु होता है, पवन होता है, समीर भी होता है, लेकिन सलील जो होता है ये जल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है।
तो पुण्य हम लोग ऐसे न लिखकर ऐसे हम लोग पुण्य लिखते हैं। क्षमा ऐसे न लिखकर क्षमा हम लोग ऐसे लिखते हैं। उन्नति जो है हम लोग उन्नति कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं उन्नति। तो आपका सही शब्द जो है जयोत्सना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो ध्यान दीजिएगा। भाषा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाषा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि संहार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आपको हम संधि पढ़ाए हैं तो बताए हैं कि जो अनुस्वार होता है वो म हलंत में बदल जाता है, सम धन हार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 33 का क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से काम कराता है तब प्रेरणार्थक क्रिया वहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा, उठना, उड़ना, दिलाना, चलना। तो यहाँ पर दिलाना जो है आपका क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पिछले वाले सेट में भी आया हुआ था 35 नंबर की अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इस अली का मतलब होता है भावड़ा और इस अली का मतलब क्या होता है, देखिए गड़बड़ हो रहा है ना। इस अली का मतलब होता है भावड़ा और इस अली का मतलब होता है सखी। तो यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है अब आ गया हिंदी साहित्य से। क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। तो आपका जो है पहला एकांकी जो है आपका बादल की मृत्यु जो है आपका पहला एकांकी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बादल की मृत्यु जो है पहला एकांकी आपका है। अब बताइए कि बादल की मृत्यु जो है ये पहला एकांकी है, ये एकांकी जो है किसका है, तो याद रखिएगा राम कुमार वर्मा का ये क्या है, एकांकी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक घूंट जो है किसकी रचना है, तो याद रखिए ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है। याद रखिएगा आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम जो है विज्ञान गीता है। तो 37 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केशवदास की और भी रचना देख लीजिए, जैसे रामचंद्रिका है, कवि पीड़िया है, रसिक पीड़िया है। ये सब जो है केशवदास की क्या है जी, रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 38 हम लोग देख लेते हैं। 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर यहाँ पर होगा पर पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद का सही विकल्प नहीं है। यानी ध्यान दीजिएगा, इसमें बताना है कि कौन पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद होते हैं। पहला जो आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष हो जाएगा, दूसरा जो होगा मध्यम पुरुष हो जाएगा और तीसरा जो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है पुरुषवाचक के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि सारा सामान मिल गया जो भोजन अच्छा बनेगा। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। ये जो है किस प्रकार का जो है कथन है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपका जो है संकेतार्थ का बोध यहाँ करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। 40 नंबर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हिसाब बैठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हिसाब बैठाना का मतलब हिसाब ठीक ठीक बैठाना मतलब मेल खाना, ठीक है ना। हिसाब मेल खा रहा है कि नहीं, मेल खाना। हिसाब बैठाना का मतलब मेल खाना
इसी को हम लोग बोलते हैं सुविधा होना। क्या? सुविधा होना। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा 40 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार का काव्य है। आपको हम बताए थे कि कामायनी जो है इनका जो है महाकाव्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो है अगर पूछा जाए कि यशोधरा, क्या कहा जाए, यशोधरा जो है किसका चंपू काव्य, यशोधरा क्या है, चंपू काव्य है, किसका चंपू काव्य है, तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त जी का यशोधरा क्या है, चंपू काव्य है। यदि आपसे प्रश्न करता है कि पंचवटी, पंचवटी जो है ये किसका है, ये गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त का है, ये इसकी विधा क्या है, तो ये जो है खंड काव्य है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 का है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये पंक्तियाँ किस कवि ने लिखा है, तो इस पंक्ति को लिखे हैं तुलसीदास। कौन लिखे हैं? तुलसीदास। संत रविदास को हम लोग रैदास के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसके नाम से? रैदास के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा, कहे कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो मीराबाई को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। कहे कि वात्सल्य रस का सम्राट, कहे कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 43, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। तो गांधी जी जो हैं राष्ट्र कवि का सम्मान किससे देते हैं, तो ये देते हैं मैथिली शरण गुप्त को। किसको? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का ये सम्मान दिए हुए हैं। तो आइए हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। देख लीजिए, गांधी जी जो है किसको राष्ट्र कवि बोले हुए हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो याद रखिएगा चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है, तो इस उपन्यासकार का नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, और देवदास पर उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एक रचना जो है आवारा मसीहा है। क्या है जी? आवारा मसीहा है। ये आवारा मसीहा रचना किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा। किसके द्वारा जी? विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। और इसी आवारा मसीहा में जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी को बताया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 नंबर देख लीजिए। 45 कह रहा है कि सूर सागर के रचयिता कौन है, तो सूर सागर के रचयिता जो हैं आपके सूरदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सूरदास हो जाएंगे। विद्यापति को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इनको बोला गया है अभिनव, अभिनव जयदेव बोला गया है। इन्हीं को बोला गया है मैथिल कोकिल। क्या बोला गया है? मैथिल कोकिल बोला गया है विद्यापति को। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 46 की जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो जयद्रथ वध जो है आपका मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब कहे कि निराला की पहली रचना कौन सी है, तो याद रखिएगा इनकी पहली रचना जो है जूही की कली है। निराला जी की पहली रचना क्या है? जूही की कली है। इसके अतिरिक्त इनका जो है कुकुरमुत्ता है, परिमल है, गीतिका है, अनामिका है, इन्हीं की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, तो ये जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इनका अधूरा उपन्यास अगर पूछे कि इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। इनका पूर्ण उपन्यास पूछे कि इनका पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो गोदान इनका पूर्ण उपन्यास है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
अगर हरिशंकर परसाई का हरिशंकर परसाई जो है व्यंग्यकार हैं, क्या है जी, व्यंग्यकार हैं। कहे कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है किसकी रचना है, तो हरिशंकर परसाई की रचना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 48 देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। देखिएगा हरिवंश राय बच्चन की रचना जो है कौन कौन सा है, मधुशाला है, मधुबाला है, मधुशाला, मधुबाला और एक रचना और है मधु कलश। क्या है जी, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। मधुशाला की रचना कब, 1935 में। मधुबाला की रचना 1936 में, इसकी 1937 में होता है। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। शाला बाला कलश याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर मिला था, यामा रचना पर इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 49 नंबर देख लेते हैं। 49 कह रहा है कि रचनाकार और रचना का कौन सा युग में सही नहीं है। तो देख लीजिए, ये तुलसीदास का कौन सा रचना है, रामचरितमानस है, ठीक है। कुतुबुन का क्या है, मृगावत है, ये भी सही है। जायसी का जो है पद्मावत है, ये भी सही है। लेकिन मंझन का ये चित्रावली नहीं है। ये चित्रावली किसकी रचना है, चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। किसकी है जी, उस्मान की चित्रावली रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो सही नहीं था वही आपका आंसर हो जाएगा। मंझन की भी एक रचना है, कौन सा है, याद रखिएगा, कड़बक कहे, कड़बक कविता जो है किसकी है, तो मंझन की है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर कहे कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। कौन सी रचना जो है नागार्जुन की नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, नागार्जुन की रचना जो है रतिनाथ की चाची है, बाबा बटेश्वर नाथ हैं, इमरतिया है। लेकिन जो है दादा कॉमरेड जो है ये नहीं है। ये किसकी है, यशपाल की रचना है। किसका है जी, यशपाल का रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यशपाल की रचना जो है दादा कॉमरेड है। इसके अतिरिक्त जो है इनका झूठा सच है, पार्टी कॉमरेड भी यशपाल की ही रचना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 51 कह रहा है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। अभी बताए थे इसकी भाषा जो है अवधी है। ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस जो है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस। इनके द्वारा जो है एक और रचना लिखा गया है, क्या, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। और इसकी भाषा क्या है विनय पत्रिका की, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा है। क्या है जी, ब्रज भाषा है। और ब्रज भाषा किस हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ये जो आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सूरदास और नंददास की काव्य रचना की भाषा कौन सी थी। तो दोनों की भाषा जो थी ब्रज भाषा में ये रचना करते थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा ब्रज भाषा जो है किसके अंतर्गत आएगी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आती है ब्रज भाषा आती है। और आप याद रखेंगे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रकार की बोली आती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की बोली आती है, जिसमें खड़ी बोली भी आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी। अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है कौरवी है। एक बार प्रश्न पूछ दिया था कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था, तो याद रखिएगा खड़ी बोली का कौरवी नाम दिया था राहुल संकृत्यान ने। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 53 नंबर देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सही जोड़ा चुनना है। कह रहा है सुमित्रानंदन पंत का जो है चिदम्बरा है, यही जो है बिल्कुल आपका सही है। देखिएगा चिदम्बरा जो आता है 1968 ईस्वी में आता है। और इसी रचना पर पंत जी को मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिलता है।
अब आपसे कहे कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। कहे कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, STET में पूछा था। तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। महादेवी वर्मा की ये रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना जो है यामा है। इस पर इनको क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। जयशंकर प्रसाद की ये रचना यामा नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनका एक उपन्यास है, अधूरा उपन्यास, याद रखिएगा। इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। तो एक ही कवि ने किया है गागर में सागर भरने का काम, बिहारी। और बिहारी जी एक ही रचना लिख के क्या हो गए, फेमस हो गए। इनकी एक रचना जो है बिहारी सतसई है। क्या है जी, बिहारी सतसई किसकी रचना है, तो बिहारी की रचना है। रसखान जो है कृष्ण भक्त कवि हैं। कैसे कवि हैं जी, कृष्ण भक्त कवि हैं। सूरदास भी कृष्ण भक्त कवि हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बिहारी रीति काल के कवि हैं। घनानंद भी रीति काल के कवि हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की। अच्छा क्वेश्चन है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी। तो इनकी ये रचना किए थे रक्त चंदन। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब देखिएगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दिए हुए हैं। तो राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दिए हैं, तो याद रखिएगा ये दिए हुए हैं मैथिली शरण गुप्त को। किसको, मैथिली शरण गुप्त को ये राष्ट्र कवि की उपाधि दिए हुए हैं गांधी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर है 56 की वापसी किस विधा में रचित है। वापसी किस विधा में रचित है, तो वापसी जो है आपका क्या है, ये कहानी है। क्या है जी, कहानी है। और ये वापसी कहानी किसका है, तो उषा प्रियंवदा का है। किसका है, उषा प्रियंवदा का जो है वापसी कहानी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 57 नंबर का है कि नंददास हैं। तो नंददास जो है ध्यान रखिएगा ये जो हैं कृष्ण भक्त कवि हैं। कौन है जी, कृष्ण भक्त कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 कहे कि तुलसीदास जो हैं किस प्रकार के कवि हैं, तो तुलसीदास जो हैं राम भक्त कवि हैं। संत कवि में कौन हो जाएंगे, तो संत कवि में रैदास हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 58 नंबर देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है। तो यह कथन जो है आपका जो है रामचंद्र शुक्ल का है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो ध्यान रखिएगा मर्यादा जो है छायावाद युग की क्या है, पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। अभी हम आपको बताए थे कि पूर्वी क्षेत्र के लिए आपको याद रखना है ABC बोलियों का नाम याद रखना है। तो A से क्या हो जाएगा अवधी, B से क्या हो जाएगा बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। यानी क्या नहीं बोली जाती है, तो जयपुरी नहीं बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61 नंबर देखिएगा, अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा इसकी कुल संख्या जो होती है 9 होती है। कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कहे कि कुल सर्वनाम हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो याद रखिएगा हिंदी में कुल जो है 11 सर्वनाम है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। कह रहा है 62 रस के कितने अंग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा रस के जो होते हैं 4 अंग होते हैं। और रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं भरत मुनि के अनुसार। कहे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। कहे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कहे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं,
तो याद रखिएगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कहे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 63। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरणय शरण तिहारे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, ऑप्शन से समझ में आएगा क्या पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन आपको हम दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें जो है आपसे जो है पूछ रहा है, यहाँ छंद से पूछ रहा है। तो छंद से जो हो जाएगा इसमें जो है आपका घनाक्षरी छंद है। क्या है जी, तो 4 आंसर हो जाएगा इसमें। घनाक्षरी छंद है। और याद रखिए घनाक्षरी के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो 32 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 32 वर्ण होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं। तो दशाक्षर जो होता है ल और ग वर्ण को हम लोग छंद शास्त्र में दशाक्षर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। छंद शास्त्र का वर्णन किसमें किया गया है, तो याद रखिएगा छंद शास्त्र का वर्णन जो है ऋग्वेद में आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा। कह रहा है कि प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। 67 भी बहुत इजी है। कह रहा है कि 67 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि बाहें खिलना मुहावरा का अर्थ क्या है, इसका मतलब हो जाएगा बहुत खुश होना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 68 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि आँख का कांटा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आँख का कांटा होना का मतलब होता है अप्रिय लगना। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर, अंगारे उगलना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि क्रोध में कठोर शब्द कहना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का है कि अक्ल का दुश्मन, ये भी मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा, तो अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख। तो ऑप्शन नंबर 70 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ मुहावरा और लोकोक्ति से 6 से 7 प्रश्न जो है पूछा गया है। तो इस चैप्टर को भी हम आपको करवा देंगे इसके बाद। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि संदेश डऊ सविथरऊ पई मई कहनु न जाई, जे कलागुण ली मुंदऊ सो बाहरी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, आप पढ़ लीजिएगा पंक्ति। तो इसके रचनाकार जो हो जाएंगे अद्दहमान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जो समझ से क्या होता है जी, पढ़े होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 72 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं हैं। तो तुलसीदास जो है वैराग्य संदीपनी लिखे हैं, कृष्ण गीतावली लिखे हैं, पार्वती मंगल लिखे हैं, जानकी मंगल भी लिखे हैं, लेकिन हनुमान चरित नहीं लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तुलसीदास जो है राम भक्त कवि हैं। याद रखिएगा तुलसीदास जो है राम भक्त कवि हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 का है कि एकांत संगीत किसकी रचना है। तो एकांत संगीत जो है आपका जो है ये हरिवंश राय बच्चन का है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा आपको हम बताए हुए थे हरिवंश राय बच्चन का रचना जो था मधुशाला है, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद्र का नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा मोहब्बत की राहें जो है प्रेमचंद्र की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 74 का। यहाँ देख लीजिएगा प्रेम पचीसी किसकी कहानी है, प्रेमचंद्र की है। प्रेम द्वादशी भी प्रेमचंद्र की है। सप्त सरोज भी प्रेमचंद्र की रचना है। प्रेमचंद्र को हम लोग कथा सम्राट बोलते हैं या उपन्यास सम्राट के नाम से बोलते हैं। इनका मूल नाम याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। इनका मूल नाम जो हो जाएगा धनपत राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनपत राय हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर का रहा है कि शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है। तो ध्यान दीजिएगा इसके रचनाकार जो हो जाएंगे बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे।
कई सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखेंगे बाल मुकुंद गुप्त की और रचना याद रखेंगे, इनका जो है चिट्ठे और खत है। चिट्ठे और खत कहे कि किसकी रचना है, तो ये भी बाल मुकुंद गुप्त की ही रचना है। श्याम सुंदर दास का याद रखेंगे सुंदर विलास, कहे कि सुंदर विलास किसकी रचना है, तो श्याम सुंदर दास की रचना है। आप जो है बाल कृष्ण भट्ट का एक पत्रिका याद रखेंगे हिंदी प्रदीप, कहे कि हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है, तो बाल कृष्ण भट्ट की पत्रिका है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76 नंबर देख लीजिए। 76 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये जो थे बाबू राधाकृष्ण दास थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। अगर कहे कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अगर संपादक कहता कि प्रथम संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएंगे बाबू श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। प्रथम संपादक कौन बनते हैं, तो बाबू श्याम सुंदर दास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? अभिव्यक्तिवाद की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है, तो अभिनव गुप्त के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब देखिएगा अगर जो पूछे कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो रस के 8 प्रकार होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कह रहा है 78 कि आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है। आधा गांव में किस गांव का वर्णन है, तो गंगौली गांव का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आधा गांव किसकी रचना है, तो ये जो है मासूम राजा की क्या है, रचना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य कौन हैं? याद रखिएगा ध्वनि सिद्धांत के आचार्य जो हैं आपके आनंद वर्धन है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहे कि रीति संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? रीति संप्रदाय के आचार्य कौन हो जाएंगे, तो वामन जो हो जाएंगे रीति संप्रदाय के आचार्य हो जाएंगे। रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है, तो विश्वनाथ ने। रसों को काव्य की आत्मा किसने कहा है, विश्वनाथ ने। याद रखिएगा भामा जो है अलंकार के प्रवर्तक हैं। भामा जो है अलंकार के आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। 80 नंबर कह रहा है कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है, तो 3 बोलियां आती है। कितनी बोलियां? 3 बोलियां आती है। तीनों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला मगही, दूसरा मैथिली और तीसरा जो होती है भोजपुरी हो जाएगी। तो कौन नहीं आई, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं आई, अवधी नहीं आई। अवधी किसके अंतर्गत आती है, तो याद रखिएगा अवधी जो होती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और आपको हम बताए हुए हैं अभी कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती है, 3 बोली आती है। कैसे याद रखेंगे, तो ए बी सी से याद रखेंगे। ए से आपका अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इससे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।